चलो अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है? रेसिप्रोकल फंक्शन। देखो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया था? रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या था? कोई फंक्शन है पी एक्स, कोई फंक्शन है क्यू एक्स, ऐसे लिखा है हमने रेशियो के फॉर्म में, तो ये हमारा रैशनल फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन को देखें, देखो रेसिप्रोकल फंक्शन हमारा होता है 1/x। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है? 1/x। तो देखो 1 भी एक टाइप का पॉलिनोमियल है, ये x भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी एक तरीके से उसका ही क्या है? एक पार्ट है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ही पार्ट है, एक या एक पॉलिनोमियल ही फंक्शन के अंडर में आएगा, या उसका एग्जांपल है कह सकते हो। तो देखो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है हमारा? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। जैसा कि हमने वहाँ पढ़ा था कि डोमेन हमारी क्या होगी? r माइनस ए कॉमा बी कॉमा सी पढ़ा था, और ऐसे सो ऑन। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर के जीरोस। डिनोमिनेटर जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस, या फिर हम भी कह सकते हैं ये वो वैल्यूज हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। अब डिनोमिनेटर हमारा क्या है? x, तो यहाँ क्या रखने पे जीरो हो जाएगा? x है तो जीरो रखने पे जीरो हो जाएगा, मतलब नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। मतलब r, सारे r तो चलेंगे, सारे रियल नंबर चलेंगे, सिर्फ जीरो को छोड़ के जीरो अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे फंक्शन क्या हो जाएगा? उससे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए देखो इसकी डोमेन हमको क्या गिवन है? ये देखो f की ये डोमेन है हमारी r माइनस जीरो। ठीक है, डोमेन क्या है हमारी? r माइनस जीरो, इस वजह से डोमेन ये है। तो देखो फंक्शन ऐसे डिफाइन कर रखा है, f(x = 1/x), x इज एलिमेंट ऑफ r माइनस जीरो। एक्स इसका एलिमेंट है, एक्स डोमेन का ही एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि डोमेन की ही वैल्यू पुट करनी है हमको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? डोमेन ये क्यों है हमारा r माइनस जीरो। चलो अब डिस्कस करते हैं कि हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जीरो ले लिया मैंने, सपोज यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, -1 -2 ऐसे। अब देखो ऊपर को क्या है? यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो ऑन ऊपर को जाएगा। यहाँ पे भी नंबर ले लो। चलो अब देखते हैं ये ग्राफ हमारा कैसे काम करता है, 1/x कैसे काम करेगा, इसको थोड़ा सा देखते हैं। पहले पॉजिटिव नंबर के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेगेटिव साइड का ग्राफ देखेंगे। पहले पॉजिटिव साइड का ग्राफ देखते हैं। अब जीरो तो हम पुट नहीं कर सकते, जीरो की बात नहीं करेंगे, बचा क्या? बाकी इधर का हिस्सा, तो जीरो के अलावा जो उधर का हिस्सा है पॉजिटिव नंबर से, उसकी बात करते हैं। और पॉजिटिव में भी दो पार्ट्स है मेरे पास। ठीक है, तो देखो एक मैं बात करूंगा 1 पे, तो ऐसी डायरेक्टली बात कर लेंगे 1 से बड़े नंबर के लिए, और 1 से छोटे नंबर के लिए सेपरेटली बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं 1 की बात करता हूँ। 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? इस पे 1 पुट करो, 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/1 कितना होता है? 1। तो 1 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, जब x 1 है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया 1 पे, तो 1 है इसका आंसर। अब सोचो x की वैल्यू बढ़ रही है, 1 से ज़्यादा हो गई, 1 के बाद 2 हो गई, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब नंबर की वैल्यू, जो पूरा फंक्शन हमारा ये, इसकी वैल्यू क्या होगी? घटने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, 2 रख के देखो, इसमें इसमें 2 रखो, 2 पे क्या वैल्यू आएगी? 1/2। मतलब ये कितना है? 1/2 कितना होता है? 0.5। तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0.5। देखो जीरो यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 0.5 लगा, तो बीच में होगा यहाँ पर। ऐसे 3 पे इमेजिन करो, 1/3 कितना होता है? अगर डेसिमल में देखोगे तो 0.33 आएगा, ऐसे सो ऑन। देखो 0.5 के बाद 0.3 आ रहा है, वैल्यू फिर और कम हो गई, तो 3 पे इसकी वैल्यू और नीचे आ जाएगी, थोड़ी सी हल्की सी और नीचे आ गई। 4 पे कितने आएगा? 0.25, और कम हो गया, ऐसे सो ऑन घटते जाएगा। देखो 1/10 पे कितना हो जाएगा? ये 0.1। 1/100 पे कितना हो जाएगा? वैल्यू बढ़ते जा रही है, देखो 10 के बाद डिनोमिनेटर 100 हो गया, 0.01। सोचो 1/1000 हो गया, नंबर बहुत बढ़ गया है, तो कितना आएगा? 0.001। ठीक है, इमेजिन करो ऐसे ही बढ़ते जा रहा है नंबर, बहुत बड़ा नंबर हो गया, 1.0000000, तो आंसर कितना आएगा? 0.000000001। मतलब नंबर छोटा होते जा रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, नंबर उतना छोटे होते जा रहा है। देखो x से 10 टाइम्स हुआ, नंबर क्या हो गया? 10 टाइम्स स्मॉलर हो गया, उतना ज़्यादा छोटा हो गया। तो जितनी x की वैल्यू बढ़ते जाएगी, जितनी x की वैल्यू बढ़ते जाएगी, अब जितना आप आगे को जाते जाओगे, फंक्शन 1/x की वैल्यू घटते जा रही, घटते जा रही, घटते जा रही। देखो कितनी छोटी वैल्यू है, 0.0001, और नंबर इतना बड़ा। तो जैसे जैसे ये नंबर इन्फिनिटी की ओर जाएगा, जैसे जैसे डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर हमारा ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है,
तो वैसे वैसे जो हमारा ये आंसर आ रहा है पूरा, ये 0 की ओर बढ़ रहा है। नंबर छोटा होते जा रहा है ना, देखो नंबर घटते चले जा रहा है। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है हमारी एक्स की, जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं, नंबर छोटा, वैल्यू घटते जा रही है 1/x ऐसे। मतलब ये जैसे जैसे आगे को इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये वैल्यू इसकी तरफ 0 की ओर जा रही है, पर ये 0 कभी आएगा नहीं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि जी इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, पर ये कभी नहीं मिलेगा। मतलब ये इसके करीब आते जा रहा है, पर ये टच नहीं करेगा कभी। वैल्यू घटते चले जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे एक्स बढ़ते चले जा रहा है, वैल्यू घटते चले जा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो इतना पार्ट बन गया हमारा ग्राफ का, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए बन गया, 1 पे भी बन गया, 1 पे 1 आ रहा है। अब 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू की बात करते हैं, सॉरी 1 से स्मॉलर वैल्यू की। 0 और 1 के बीच में देखो ग्राफ कैसे काम करता है, अब ये देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो 0 और 1 के बीच में ग्राफ थोड़ा अलग तरीके से काम करेगा। ये 1 के बाद अलग काम करता है, 1 से इधर को अलग काम करता है। ठीक है, चलो देखते हैं अब हम ये इसके आगे कैसे काम करेगा। चलो ये वाला पार्ट में रेस कर लेता हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये 0 और 1 के बीच में, 0 पे तो काम बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड है, हमने डिस्कस कर लिया है। 0 हमारा डोमेन का हिस्सा नहीं है, 0 पे बात नहीं करेंगे, 0 पे ये डिफाइंड ही नहीं है। तो 0 से कम के लिए बात कर लेते हैं, 0 और 1 के बीच में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 पे तो इसकी वैल्यू 1 है, ये हमें पता है। मैं नंबर को थोड़ा छोटा करता हूँ, कुछ कुछ भी नंबर ले लो। सपोज 0 और 1 के बीच में क्या होगा, सपोज बीचों बीच की वैल्यू ले लो, 0.5 ले लो या हाफ कह लो, इसको तुम चाहे तो हाफ बोलो। ठीक है, हाफ कितना आएगा, देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 आ गया। या फिर 0.5 बोल दो, 1/0.5 कितना होता है, देखो डेसिमल हटाओगे 10 से कट करोगे 2 ही आ गया। तो अभी 1 थी वैल्यू, बढ़ गई 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही इससे और कोई छोटा नंबर ले लो। मैं तो कह रहा हूँ 1/0.1 ले लो, देखो बहुत छोटा नंबर, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 10 आ गया। ठीक है, बहुत छोटा नंबर ले लिया, 10 आ गया। देखो मैंने जैसे इसको हाफ किया है, यहाँ पे नंबर वैल्यू 2 आ रही है, मतलब ये अचानक से इतनी ऊपर बढ़ गया। ऐसे जैसे ही आप इसका भी हाफ करोगे, इतना वैल्यू पूरा 1/4 करोगे, इसको वैल्यू 1/4 पहुंच जाएगी इधर। ठीक है, देखो जब ये हाफ का हाफ कितना होता है 1/4, ये हाफ होता है 1/2, 1/4। तो 1/4 का भी रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 का भी रेसिप्रोकल 4 आ जाएगा, वैल्यू 4 पहुंच गई। ऐसे 0.1 के लिए सोचो, वैल्यू 10 हो जाएगी। और छोटा नंबर 0.1 के लिए वैल्यू 10 हो गई। 0.01 देखो नंबर और छोटा कर दिया मैंने, 0 के और पास जा रहा हूँ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हटाओ यहाँ से इसको, डेसिमल को कितना आ गया, 100 आ गया। नंबर को और छोटा करो, 0.00001, बहुत छोटा नंबर है, 0 के बहुत ज़्यादा पास में है ये। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे कितना आएगा, देखो इसका आंसर 1 2 3 4 5 1000 ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएगा, 5 zeros आ गए। ठीक है, अब नंबर बहुत ज़्यादा छोटा कर दो, 0.000000000000001 ऐसा नंबर सोचो, इमेजिन करो। 0 नहीं है, 0 पे तो नॉट डिफाइंड है, 0 के बहुत ज़्यादा पास, बहुत ज़्यादा क्लीप पास, बिल्कुल लगभग लगभग सोच लो उसकी वैल्यू 0 ही है, 0.0000001। तो जब यहाँ से डेसिमल हटाओगे ये कितना बन जाएगा, 10000000000000000 कितना बड़ा नंबर बन गया। अगर यहाँ इनफाइनाइट जीरोज हैं तो वहाँ पे भी इनफाइनाइट जीरो आएंगे। मतलब जब बहुत छोटा नंबर होगा, डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा छोटा होगा, जीरो के जितना करीब जा रहा है नंबर, हमारा नंबर उतना बड़ा होते जा रहा है, बहुत बड़ा होते जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ, जब ये मेरा डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर है, ये 0 की ओर जाता है, तो मेरा 1 डिनोमिनेटर, ये जो फाइनल आंसर है, ये इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है। और ये जाएगा भी, देखो यहाँ पे 4 पे पहुँच गया है, तो इसको 4 से मिला लो। और जब 0.1 होगा यहाँ पर, ये 0.1, तब ये 10 पे पहुँच जाएगा। और फिर ऐसे, मतलब इन्फिनिटी की ओर भाग रहे, देखो जा भी रहे हो ऊपर को इन्फिनिटी की ओर। लेकिन ये इससे भी सेम ऐसे ही यहाँ पे इसकी तरह, ये कभी इससे मिलेगा नहीं, ये कभी इससे मिलेगा नहीं, ये ऐसे जाते रहेगा। ठीक है, ये इस लाइन के करीब आते जाएगा, लेकिन कभी मिलेगा नहीं, तो ऐसा ग्राफ बनेगा ये। बहुत यहाँ सोचो, ऐसे पास से आ रहा है, ऐसे आएगा, और ये यहाँ से आएगा 1 तक जाएगा, फिर 1 के बाद ये घटने लग जाएगा, और ऐसे बिल्कुल इधर को चले जाएगा। तो ये हमारा बन गया है पॉजिटिव साइड का ग्राफ। देखो 0 से बड़े के लिए बन गया है, 0 पे डिफाइंड नहीं रहेगा। अब बात करते हैं 0 से छोटे के लिए हम लोग। ठीक है, तो 0 से छोटे पे क्या होगा बताओ, देखो कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइन का फर्क है। देखो सिर्फ साइन का फर्क है। देखो जैसे यहाँ देखो, मैं अगर -1 पे बात करूं, तो 1/-1 कितना आएगा आंसर, -1। वहां पे 1/1 कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। ठीक है, वहां पे 1/1 कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। सेम ऐसे ही 1/-हाफ की बात करूँ, या -0.5, किसका आंसर कितना आएगा, -2 आ जाएगा। वहाँ पे कितना आ रहा था, 2 आ रहा था।
तो सेम चीजें चल रही हैं यहाँ पर भी, ठीक है, बस क्या है, साइन चेंज हो गया। अब क्या हो गया है, साइन चेंज हो गया है। तो चलो ट्राई करते हैं इस साइड का ग्राफ बनाने का। चलो यहाँ देखो, तो ये क्या होगा, -1 पे वैल्यू -1 आएगी, ये यहाँ पर, ठीक है। और जब हम इनको इरेज करके ऊपर लिख देता हूँ, हाँ ग्राफ देखने में इजी रहेगा, ये -1 है, ये -1 है, ठीक है। तो -1 पे मेरा आंसर -1 आ रहा है, ये है पॉइंट। अब एक काम करते हैं, पहले बड़े के लिए बात कर लेते हैं। -2 डालोगे, 1/-2, 1/-2 कितना आ गए, माइनस का 0.5। तो माइनस का 0.5 कहाँ होगा, ये इधर होगा बीच में, मतलब ये यहाँ पर आ गया। फिर इससे और बड़ी वैल्यू डालोगे, मैग्नीट्यूड में आंसर और छोटा आते जाएगा। ये नेगेटिव में वैसे बोलेंगे तो बड़ा आ रहा है, मैग्नीट्यूड में छोटा आते जा रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर ये बहुत पास पहुँच जाएगा। तो सेम ऐसे बनेगा जैसा हमने ऐसे आते हुए आएगा ये, ठीक है। ये ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल इससे चिपकते हुए आ रहा है, देखो, मतलब जब ये आगे को जा रहा है इसकी वैल्यू 0 की तरफ है, और ये धीरे 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 वैल्यू ऐसे आ रही है, ये -1 पे 1 आ गई। अब सोचो यहाँ बीच के, सोचो ये 1/, यहाँ पे कितना होगा कोई नंबर, -0.5 समझ लो, -0.5, ये कितना आ रहा है इसका आंसर, 2 आ रहा है, -2। तो ये -2 पहुँच जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे -2 पहुँच जाएगा। सेम ऐसे सोचो, -0.1 सोचो, -0.1, 1/-0.1, इसका आंसर कितना आएगा, -10। तो ये सीधे 10 तक पहुँच जाएगा। सेम वही केस है, जैसे जैसे ये वैल्यू इधर को छोटी होती जाएगी, 0 की तरफ जाएगा, ये हमारा आंसर -∞ की ओर जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर कहाँ जाएगा, -∞ को जाएगा ऐसे। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे ग्राफ, यहाँ से ऐसे ग्राफ, ठीक है। एरोज नहीं बनानी है क्योंकि ग्राफ में ऐसे जा नहीं रहा है, फ्लो नहीं कर रहे है, बस ऐसे है, वैल्यूज हैं सिर्फ। तो ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो ये है हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ, या फिर आप f(x) = 1/x का ग्राफ बोल सकते हो, या फिर y = 1/x का ग्राफ बोल सकते हो। ये रेसिप्रोकल ग्राफ है, ठीक है। अब देखो डोमेन तो आपको पता है, डोमेन r-0 है, क्योंकि 0 हम पुट नहीं कर सकते, 0 के लिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इससे पहले उस फंक्शन में भी डिस्कस किया था कि डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यूज होंगी जिसमें वो 0 होता है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है रेंज की, रेंज क्या क्या होगा। तो देखो रेंज क्या है इसकी, आंसर्स क्या क्या है, हमको आंसर्स में क्या क्या मिला, देखो यहाँ पर देखो 1 पे आंसर मुझे 1 मिला, 1 पे आंसर 1 मिला, और 1 से जब मैं छोटे छोटे की बात कर रहा था, 1 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक आंसर चला गया, ठीक है। हाँ ये देखो आंसर कहाँ कहाँ आ रहे हैं, 1 से लेके बढ़ते गए आंसर इन्फिनिटी तक, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे आंसर्स मिले। फिर देखो ये 1 से छोटे आंसर भी सारे मिले, सारे मिले, सारे मिले, सारे मिले, सारे मिले, सारे मिले। तो 1 से छोटे भी सारे मिल रहे हैं, 0.1, 0.01, 0, क्या 0 मिला आंसर, देखो ये 0 है। क्योंकि अगर मैं ऐसे में, मैंने बताया था, अगर ऐसे में y को खींच रहा हूँ, उसकी वैल्यू अगर टच कर दी ग्राफ को, तो वो एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने 1 को एक्सटेंड किया, तो हाँ 1 आंसर आ रहा है यहाँ पर, क्या 2 आंसर आ रहा है, हाँ 2 यहाँ पर आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है, ये बीच के भी आंसर आ रहे हैं, क्या 0 आंसर आ रहा है कभी, देखो ये 0 को कभी टच ही नहीं किया ये ग्राफ। तो इस साइड वाले को, इस वाले ग्राफ को देख लेते हैं, क्या ये 0 को कभी टच किया, ये भी टच नहीं किया। ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 के बहुत करीब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, 0 के बहुत करीब से, और इन्फिनिटी तक गया है ये वाला ग्राफ, देखो 0 के बहुत करीब से इन्फिनिटी तक। इधर वाला भी देखो 0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन 0 भी आया नहीं, 0 लेकिन नॉट इंक्लूडेड, 0 के बहुत करीब से स्टार्ट हुआ और -∞ तक गया। तो इसको -∞ से 0 बोल सकता हूँ मैं ये। तो कहने का मतलब है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, सिर्फ एक नंबर है जो कभी आंसर में नहीं आएगा, वो है 0। देखो 0 कभी नहीं आ रहा है, 0 को ग्राफ टच ही नहीं कर पाया। और आप वैसे भी सोच सकते हो, देखो कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, 1/x क्या कभी 0 आएगा, 1/x कभी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। आप x के पे कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ मेरी रेंज क्या है इसमें, मेरी रेंज क्या है, सारे आर, सारे रियल नंबर आ रहे हैं आंसर में, सिर्फ 0 को छोड़ के। तो देखा जाए तो यही मेरी डोमेन थी। तो डोमेन और रेंज दोनों सेम है इस केस में, ठीक है। डोमेन क्या है मेरी, r-0, और रेंज भी क्या है मेरी, r-0। मैं 0 पुट नहीं कर सकता, बाकी सारे रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, और बदले में मुझे आंसर्स क्या मिल रहे हैं, सारे रियल नंबर्स मिल रहे हैं 0 को छोड़ के। क्लियर है। देखो यहाँ पे लिखा था ये मेरा डोमेन है r-0, ठीक है। जो ये r लिखा है ये क्या है, रेंज, तो ये आ रही है, ये क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर,
यहाँ पर जो चीज़ आती है वो रेंज नहीं होती है, सेट बी होता है या फिर कोडोमेन होता है। तो ये मेरा कोडोमेन है, ठीक है। रेंज ये नहीं होती है, कोडोमेन होता है। ये डोमेन, ये कोडोमेन। रेंज ये कैलकुलेट करते हैं हम कि आंसर्स क्या क्या मिल रहे हैं हमें। क्लियर है, ये वाला ग्राफ क्लियर है। चलो अब जो नेक्स्ट फंक्शन जो अब हमारा है वो है हमारा मॉडुलस फंक्शन। चलो अब डिस्कस करते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो आपने पहले भी देखा होगा, ऐसे करके होता है। सपोज ये एक्स है, ये जो सिंबल है ये मॉडुलस का सिंबल है। क्या है मॉडुलस का सिंबल। शॉर्ट में हम इसको मॉड भी बोलते हैं, बहुत बार ऐसे बोल देते हैं मॉड एक्स, ठीक है। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, शॉर्ट में हम इसको मॉडुलस को मॉड बोल देते हैं, मॉड एक्स। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो जैसे अगर मॉड के अंदर कोई नंबर है 3 सपोज, तो इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। और सपोज मॉड के अंदर कभी कोई नंबर है -3, तो इसका आंसर भी हमारा 3 ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये मॉड कर क्या रहा है बेसिकली, ये कोई भी वैल्यू हो, ये सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहा है बिना साइन के। देखो 3 का आंसर भी 3 आएगा, -3 का आंसर भी 3 आता है। या आप इसको दूसरे टर्म्स में कह सकते हो कि जो प्लस वाला है, प्लस वाले का आंसर तो वही आ जाता है, नेगेटिव वाले का क्या कर रहा है, उसका साइन बदल दे रहा है बस ये, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन को हटा दे रहा है, हमेशा सारे आंसर पॉजिटिव में ही देगा। चलो ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये हमारा मॉड एक्स है। ऐसे ही अगर कोई और एग्जांपल ले लो, -5 है, इसका आंसर -5 आ जाएगा, सॉरी +5 आ जाएगा। मॉड के अंदर कुछ भी है, माइनस का 1.23 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.23। नेगेटिव का साइन हटा देगा, ये पॉजिटिव का आंसर वही आएगा। चलो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखो। फंक्शन एफ R2R डिफाइंड है, एक्स की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और R2R डिफाइंड है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये मॉड का सिंबल है जैसे अभी हमने डिस्कस किया। मॉडुलस बोलो या शॉर्ट में मॉड बोल देते हैं। फॉर ईच एक्स एलिमेंट ऑफ आर, एक्स एलिमेंट ऑफ आर, सारे एक्स से जो आर हैं रियल नंबर, सारे रियल नंबर यहाँ जा सकते हैं, किसी के लिए भी ये नॉट डिफाइंड ऐसा नहीं है, सारे रियल नंबर के लिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये तो इसके आंसर्स हो गए, ठीक है। अब देखते हैं जो ये मॉड एक्स है काम कैसे करता है। तो देखो जैसे पॉजिटिव के लिए मैंने बताया, पॉजिटिव के लिए आंसर क्या आता है, सेम वही नंबर आंसर आ जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ पॉजिटिव कुछ भी नंबर हो, सपोज 7.8 है, इसका आंसर क्या आएगा 7.8 ही। तो पॉजिटिव नंबर को ये मॉड क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जैसा नंबर है वही आंसर है, ठीक है। सेम ऐसे देखो जीरो के लिए भी, जीरो के लिए भी आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो में भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, जो नंबर है वही आंसर है। तो जीरो और पॉजिटिव नंबर, जिसके लिए जीरो एंड पॉजिटिव नंबर के लिए क्या कर रहा है, ये मॉड कुछ भी काम नहीं कर रहा है, जो नंबर है वही मेरा आंसर है, ठीक है। तो जीरो और पॉजिटिव नंबर को कंबाइन करके अगर एक टर्म में बोलना हो तो क्या बोले, पॉजिटिव नंबर भी जीरो, इसको बोलते हैं हम नॉन नेगेटिव। कि नेगेटिव नहीं है जो, वो जीरो और पॉजिटिव वही तो हुआ। देखो नंबर 3 ही टाइप के होंगे, एक जीरो होता है बीच में, इधर नेगेटिव नंबर और इधर पॉजिटिव नंबर। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है, नॉन नेगेटिव टर्म का मतलब होता है नेगेटिव वाले हटा दो, तो क्या बचता है जीरो एंड पॉजिटिव, ठीक है। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए जीरो एंड पॉजिटिव के लिए अगर एक टर्म लिखना है तो नॉन नेगेटिव लिखा होता है बहुत जगह। चलो आओ देखते हैं हम डेफिनेशन को। फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, अगर x की वैल्यू क्या है, नॉन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या है, या तो जीरो होगा या कोई पॉजिटिव नंबर। तो हमारा एफ एक्स जो है x के ही बराबर है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो ये एफ एक्स है, मॉड एक्स है, ये किसके बराबर आएगा, मॉड एक्स हमारा x के ही बराबर आएगा, अगर x की वैल्यू क्या है मेरी, जीरो या पॉजिटिव नंबर है, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर है। जो ऐसे लिख के दिखाता हूँ, मेरा एफ एक्स बराबर क्या आएगा, जो कि मॉड एक्स है, इसका आंसर आएगा मेरा एक्स ही आएगा। देखो कोई भी चेंज नहीं किया इसने नंबर में, ठीक है। जब कब, जब एक्स मेरा पॉजिटिव हो या जीरो हो, ठीक है, या फिर उसको बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव। तो जब एक्स नॉन नेगेटिव हो तो एक्स का आंसर एक्स ही आएगा, ये हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर की बात करते हैं। नेगेटिव नंबर को कर क्या रहा है, उसका साइन चेंज कर दे रहा है। नेगेटिव नंबर का क्या कर दे रहा है, साइन बदल दे रहा है उसका, माइनस का प्लस हो गया। देखो तो देखो फॉर ईच नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो एफ एक्स या फिर मॉड एक्स का आंसर कितना आएगा, -एक्स। एक्स जो भी था उसका साइन बदल दिया इसने, ठीक है। अब आप बोलोगे आंसर में तो बिना नेगेटिव का आता है, यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, वो एक्स को जो भी एक्स का साइन है उसके साइन के आगे माइनस लगा दे रहा है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, ये नेगेटिव नंबर के लिए है ना, एक एग्जांपल मानता हूँ मैं, एक्स मेरा -2 है, देखो इसमें -2 पुट करो, एक्स की जगह पे -2 पुट करो, देखो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, माइनस की जगह माइनस आ गया, एक्स की जगह -2 आएगा, ये दो माइनस आ गए, तो माइनस माइनस +2। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि नेगेटिव नंबर के लिए एक्स -एक्स आएगा, तो वो इसलिए क्योंकि नेगेटिव नंबर ये है, ये नेगेटिव नंबर है, और ये बाहर से एक और नेगेटिव 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 पॉजिटिव बना देगा ये नेगेटिव को, ठीक है। तो अगर एक्स जीरो या पॉजिटिव है तब तो मॉड एक्स का आंसर एक्स आता है,
और नेगेटिव के लिए इसका आंसर -x आता है। जब x क्या है, नेगेटिव वैल्यू है तो -x आएगा। जब x खुद नेगेटिव है, एक बाहर से माइनस होगा उसको प्लस बना देगा, मतलब नेगेटिव का साइन बदल रहा है। तो देखो नेगेटिव, ये x था नेगेटिव, इसका साइन बदल दिया। और जब पॉजिटिव या जीरो होता है तो साइन नहीं चेंज होता, सेम टू सेम वही नंबर आंसर है। तो जो x है अंदर वही आंसर है, ठीक है। तो जो ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, चलो यहाँ पे देखो, इसकी डेफिनेशन क्लियर है। चलो यहाँ देखो, तो जो ये मैंने ये पूरा वर्ड्स में लिखा है कि जब नॉन नेगेटिव हो तो उसका आंसर एफ एक्स का आंसर, जब मॉड एक्स का आंसर एक्स आएगा, जब नेगेटिव हो तो उसका आंसर -x आएगा। इस सब को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, कैसे? एफ एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी, मॉड एक्स है, ठीक है। और मॉड एक्स का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, क्या आएगा, सीधा x ही आ जाएगा। कब आता है x? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो, 0 से बड़ी हो या 0 से के बराबर हो, मतलब नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव को जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, या तो 0 है या 0 से बड़ी है। और -x आएगा इसका आंसर जब x क्या हो, लेस देन 0, जब 0 से छोटा हो। तो जो ये चीज़ मैंने वर्ड्स में लिखी है, मैथमेटिकली हम उसको ऐसे लिखेंगे ये कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, और मॉड एक्स का आंसर x आएगा। x कब आएगा, जब 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो। और -x कब आएगा, जब x 0 से छोटा हो, नेगेटिव नंबर के लिए। ये नेगेटिव नंबर, ये नॉन नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर नहीं, क्योंकि 0 भी है उसके साथ, ठीक है। 0 पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। ये जो लिखा है उसी का तरीका ये है। तो कहीं पर अगर ऐसे दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी मॉड एक्स की ही डेफिनेशन है। चलो अब देखते हैं, हमने डेफिनेशन डिस्कस कर लिया, अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं वैल्यूज़ के हिसाब से एक रफ डायग्राम बना के देखता हूँ कि ग्राफ किस टाइप का बन रहा है, ठीक है। देखो 0 पे वैल्यू कितनी होगी, मॉड 0, 0 ही आएगा, अभी डिस्कस किया था हमने। तो 0 पे 0 वैल्यू आ रही है। 1 का आंसर कितना आएगा, मॉड 1 का आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। अभी हमने डिस्कस किया पॉजिटिव में जो नंबर है उसका आंसर वही आएगा, मॉड 1 1 आएगा। तो 1 का आंसर 1, 2 का आंसर 2, 3 का आंसर 3, 4 का आंसर 4। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इन सारे डॉट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, स्केल से ऐसे ज्वाइन कर लो आप, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अगर एक ग्राफ सिमेट्रिकल बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। अब डिस्कस करते हैं, नेगेटिव में आता हूँ मैं। देखो देखो, अगर मैं बीच का नंबर देखो 0.5, उसका आंसर 0.5 होगा, ठीक है। मैं 0 1 2 बोल रहा हूँ, पर बीच के भी सारे रियल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ। अब देखो इधर को देखो, -1 का आंसर क्या होता है, नेगेटिव में जैसे ही जाते हैं नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव आ जाता है। मतलब जैसे बीच का नंबर उठाओ, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, कितना आंसर आएगा इसका, 0.5, साइन हटा दो बस। तो प्लस में आ रहा है तो नीचे को नहीं बनेगा, ऊपर को बनेगा प्लस में। ये तो -1 का आंसर +1, माइनस मॉड 1 का आंसर +1, ये बस सब पॉजिटिव कर देता है। -2 को +2, तो -3 को +3। तो जो ग्राफ इधर बन रहा है वही ग्राफ सेम यहाँ पे बनेगा, -3 का +3, -4 का +4, सेम ऐसे, -5 का +5 आंसर। तो नीचे की जगह ये भी ऊपर से ऊपर ही को बन रहा है, ठीक है। तो अगर फिर से इसको आप ज्वाइन करोगे, ये भी क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको अगर सही से ग्राफ ड्रॉ करना है सिमेट्रिकल, तो आपका सीधी लाइन बनेगी। तो एक सीधी लाइन ऐसी बनती हुई आएगी। तो एक वी शेप का ग्राफ बन रहा है, सिमेट्रिकल है, जैसा इधर को जा रहा है वो ऐसे ही सेम इसका इस तरफ बन रहा है। तो ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसका हम डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे, ठीक है। डोमेन और रेंज, देखो डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं उससे पहले देखो एक और चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो इससे पहले जो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है, मॉड एक्स बराबर कितना आ रहा है, देखो पॉजिटिव के लिए तो ये आएगा, नेगेटिव के लिए ये आ रहा है। एक बार और देखते हैं, मॉड एक्स जो होता है, मॉड एक्स कितना आता है, मॉड एक्स एक्स आता है किसके लिए, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। 0 और पॉजिटिव नंबर्स के लिए। देखो मॉड एक्स मेरा इस एक्सिस में है, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस, यही तो मॉड एक्स को दिखा रहा है, यही तो फंक्शन है एफ एक्स, ये एक्सिस। तो मतलब एफ इसकी जगह वाई रख दो, तो वाई इक्वल टू एक्स। ये जो ग्राफ है ये कहाँ पर है, कहाँ पे बनाना है इसको, 0 एंड पॉजिटिव के लिए ये काम होगा। मतलब 0 एंड पॉजिटिव के लिए आपको ये ग्राफ बनाना है। देखो वाई इक्वल टू एक्स किसका ग्राफ है, ये एक लाइन का ग्राफ है, ठीक है। हमने पढ़ा भी था पहले वाले में, ये जो लाइन का ग्राफ बनता है, देखो ये एक लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो देखो ये वाला ग्राफ बन रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स है। अगर कभी वाई इज इक्वल टू एक्स आप लाइन बनाओ तो वो ऐसी बनेगी, ये देखो 45 डिग्री पे बनती है, सीधी ऐसी बनती है 45 डिग्री पे। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि सिर्फ 0 और पॉजिटिव नंबर के इस ग्राफ को बनाओ, नेगेटिव के लिए मत बनाओ। तो देखो 0 और पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक है, तो सिर्फ इतने एरिया के लिए ग्राफ बनाना है। तो ऊपर वाला ग्राफ रहेगा, नीचे वाला ग्राफ हटाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए। तो देखो वो लाइन बन रही है। सेम ऐसे देखो नेगेटिव के लिए क्या है,
हमारा फंक्शन किसके बराबर है, माइनस एक्स के बराबर, तो मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स के बराबर है। और ये कब है, ये नेगेटिव नंबर्स के लिए है। तो मतलब जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन बनेगी वो नेगेटिव नंबर्स के लिए बनानी है। अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स के ग्राफ कैसे होता है, देखो मैं रेड से बना रहा हूँ, देखो चलो यहाँ अलग से बना देता हूँ बस। ये है मेरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन अब बनाना आपको, आपने पढ़ रखा है पहले भी, सिंपल से ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये बनेगा। अब क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव पे एडजस्ट कर रहा है तो पॉजिटिव वाला हटा दो, देखो x यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर को ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला पार्ट रहने दो, जो पॉजिटिव में आ रहा है इसको हटा दो, तो इसको हटा दिया। तो देखो ये बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ पॉजिटिव वाला हिस्सा, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ नेगेटिव वाला हिस्सा। ठीक है, अगर दोनों को कंबाइन करोगे, इन दोनों को एक साथ ओवरलैप कर दो, तो देखो क्या बन रहा है, v बन रहा है, जो ये यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकता हूँ मैं। तो अगर कहीं पे ग्राफ में, अगर मॉड एक्स के ग्राफ में आपको यहाँ पे ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स और यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्यों लिखा है, ये लिखा है लेकिन ये इसके आगे नहीं बढ़ रही है। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स सिर्फ यहाँ से नेगेटिव नंबर्स तक, और y इज इक्वल टू एक्स पॉजिटिव नंबर्स के लिए और जीरो के लिए भी। चलो अब डोमेन और रेंज पे आ जाते हैं। मुझे बताओ डोमेन में इस x में, मॉड x में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू नहीं पुट कर सकता जिसके लिए नॉट डिफाइन हो जाए, रियल नंबर्स में सारे रियल नंबर्स पुट कर सकता हूँ, इसमें कुछ भी पुट कर दो। ठीक है, तो डोमेन मेरी पूरी क्या है, R है। हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है, देखो हर वैल्यू पे ऊपर कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है, हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ आंसर है, ऐसा नहीं कि कहीं पे नॉट डिफाइंड हो गया, कहीं पे आंसर ही नहीं मिल रहा है। तो डोमेन तो R है, और डोमेन यहाँ पे दी भी होती है, देखो जब हमें R2R लिखा होता है, ये वाला हिस्सा मेरा डोमेन होता है। ठीक है, और जो ये हिस्सा है ये को डोमेन है, रेंज अलग से निकालनी पड़ती है। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन हमको फंक्शन में मेंशन होता है। रेंज निकालेंगे, रेंज क्या होती है, आंसर जो मुझे मिले, क्या क्या मिले। तो देखो यहाँ पर 0 पे 0 मिला, 1 पे 1 मिला, 2 पे 2 मिला, बीच में सारे पॉजिटिव नंबर मिले, तो 0 से लेके सारे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वो सब मिल रहे हैं। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक तो मुझे सारे नंबर मिले, 1 2 3 4 5, उसके बीच डेसिमल नंबर सारे, और 0 0 भी मिला है, 0 भी आया है, 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक सब मिल रहा है। नेगेटिव नंबर की बात करते हैं, देखो इधर को जब जाएंगे फिर देखो फिर पॉजिटिव नंबर, दोबारा से पॉजिटिव नंबर मिलने लग गए, -1 का 1 1 2 3 4 ही मिल रहे हैं, मतलब नेगेटिव में ग्राफ आया ही नहीं। और तुम देख भी सकते हो पूरा ग्राफ ऊपर को है, नीचे को नहीं है। ठीक है, इन नेगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ कहीं पर टच ही नहीं कर रहा है, तो ये वाला आंसर कभी आया ही नहीं। हमेशा आंसर क्या आया, 0 और 0 से बड़े नंबर आए। तो रेंज क्या होगी मेरी, 0 से इन्फिनिटी, और जिसमें 0 इंक्लूडेड है, 0 भी आ रहा है ये। ठीक है, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर, और अभी हमने थोड़े पहले भी डिस्कस किया था, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर को मिला के जो हम वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नॉन नेगेटिव नंबर। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरी रेंज क्या होगी, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इसकी रेंज क्या है, या तो ऐसे लिखो 0 से इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड, या फिर अब अगर कोई ये बोल रहा है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर है इसकी रेंज, तो वो भी सही है। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं, इसको दोनों की मीनिंग सेम है। क्लियर है ग्राफ। चलो अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, हमारा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो जैसे हमने को मॉड एक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने दूसरे तरीके से जो मैथमेटिकल वे था, देखो उस तरीके से डिफाइंड है ये। क्या कह रहा है, देखो ये एफ एक्स फंक्शन जो मेरा R2R है, तो मेरी डोमेन तो R हो गई, ये डोमेन होती है। ठीक है, ये डोमेन है, ये मेरी कोडोमेन है, तो डोमेन R हो गई। अब देखो एफ एक्स बराबर क्या गिवन है, देखो पहले 1, आंसर 1 आएगा कब, जब x 0 से बड़ा हो, मतलब एफ एक्स का आंसर हमेशा ही 1 आ रहा है। कंडीशन क्या है लेकिन, x 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे आंसर निकालूं, देखो मैं f1 की वैल्यू पूछूं, 0 से बड़ा है ना 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। f2 की वैल्यू पूछूं, इसका आंसर भी 1 आएगा। f3 की वैल्यू पूछूं, क्योंकि 0 से बड़ा है तो इसका आंसर हमेशा ही 1 आता है। मतलब वो नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर 0 से बड़ा है नंबर तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा, इमेज हमेशा 1 ही आएगी, भले ही वो 0.1 हो। देखो 0.1 ले लो, 0 से तो बड़ा है ना ये, तो इसका आंसर 1 आएगा। मतलब कहने का मतलब है 0 से 0 पे नहीं, 0 से इधर वाले के लिए आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर 1 है, ये 1 है मेरा, तो देखो 1 पे आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, 2 पे आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 पे आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 4 पे आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और जो बीच में उन पे सब पे आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन ऐसी बन जाएगी। तो ग्राफ क्या बन रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रहा है। लेकिन ये 0 पे आंसर कितना है, देखो उसने 0 नहीं, 0 से बड़े के लिए बोला था, तो 0 पे देखते हैं। चलो आगे क्या कह रहा है फंक्शन, 0 आंसर आएगा जब x 0 है, तो 0 से बड़े के लिए तो 1 है, लेकिन 0 पे आंसर कितना है, एफ एक्स 0 है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ 0 के लिए 0 आएगा, मतलब
f0 मेरा 0 है, या फिर आप बोल सकते हो 0 के लिए इमेज 0 है, 0 पे आंसर 0 आ रहा है, तो 0 पे तो पॉइंट इधर आ रहा है ये। तो ये देखो, ये ग्राफ यहाँ से 2 के 1 पे सीधे नीचे आ गया, मतलब ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, ठीक है। बाकी टाइम क्या होता था, अभी तक जो भी आपने ग्राफ देखे कंटिन्यूअस थे, तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। डिसकंटिन्यूअस मतलब टूट गया, यहाँ से यहाँ तक 1 था, यहाँ से नीचे आ गया। तो अब देखो 1 पे, यहाँ पे 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 है, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो देखो, इसको जब भी ऐसा होता है ना, जब डिस्कनेक्टेड ग्राफ होता है, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, सबसेट पढ़ रहे थे रियल नंबर्स के चैप्टर 1 में। तो हमने कहा था ना, जब इंक्लूड नहीं करना होता तो ऐसे बनाते हैं, और जब इंक्लूड करना होता है तो डार्क डॉट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो 1, ये 0 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। 1 के बाद जस्ट 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है तब आंसर 1 है, फिर 1 1 1 1 चलते जा रहे हैं। 0 पे आंसर 0 है, 1 वहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट पे दो आंसर थोड़ी होंगे, 1 भी 0 दोनों आंसर थोड़ी होंगे। तो 1 नहीं है, खाली डॉट बनाया है वहाँ पे, और यहाँ पे भर रखा है, डॉट डार्क कर रखा है, तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। क्या क्लियर है? अब देखो यहाँ -1 है नेगेटिव नंबर्स के लिए, 0 से छोटे के लिए आंसर -1 आना चाहिए। मतलब जैसे f-1 बोलूँ, 0 से छोटा है, नेगेटिव है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव तो होता है, तो नेगेटिव के लिए आंसर -1 ही आना चाहिए हमेशा, तो -1। f-2 बोलूँ तो -1, कुछ भी हो -1। नेगेटिव नंबर के लिए कोई भी नेगेटिव नंबर हो, उसका आंसर क्या है, -1। देखो जैसे -3 का आंसर कितना आएगा, ये -1, -2 का आंसर -1, -1 का आंसर भी -1। इसके बीच में जो भी नंबर है सबका आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। लेकिन 0 पे देखो, 0 पे 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर -1 नहीं है आंसर। सपोज ये -1 आप इस साइड लिख दो, तो ये आपको खाली डॉट बनाना पड़ेगा ऐसा, कि मतलब इस 0 पे उसकी आंसर 0 है, बाकी सब पे क्या है, -1, सब जगह -1 है। 0 के बहुत करीब तक -0.000001, इसका भी आंसर कितना आएगा, -1। तो यहाँ तक आंसर -1 है, ये ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर -1 वैल्यू, यहाँ पर भी -1, हर जगह -1, हर जगह -1, यहाँ पे हर जगह 1 वैल्यू है। लेकिन 0 पे चेक करो, 0 पे उसकी वैल्यू क्या है, 0 पे इसकी वैल्यू ना यहाँ पर है क्योंकि ये एक्सक्लूड किया है, ना यहाँ पर है, ये यहाँ पर डार्क किया है, तो 0 पे वैल्यू 0 है, ठीक है। एक पॉइंट पे उसका एक ही आंसर होना चाहिए, तो 0 पे उसका आंसर ना यहाँ पर है, कह रहा है ना यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया है वो। तो यहाँ से यहाँ तक -1 रहेगा, जैसे ही 0 पे पहुंचेगा एग्जैक्ट 0 पे, तो आंसर 0 हो जाएगा, और जैसे 0 से बड़ा पहुंचे फिर आंसर फिर से 1 हो जाएगा, ऐसे। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। डेफिनेशन और ग्राफ क्लियर है, तो ये बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। चलो अब इस फंक्शन का हम डोमेन और रेंज डिस्कस कर लेते हैं। देखो डोमेन पहले भी अभी हमने डिस्कस किया, डोमेन तो हमारी आर है, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसके लिए डिफाइन ना हो, और डोमेन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, फंक्शन की डोमेन डिफाइंड होती है यहाँ पे, तो डोमेन तो मेरा आर है। अब बात करते हैं रेंज की, रेंज क्या होगी। तो रेंज मतलब जो आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स क्या क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरे में आंसर एक ही आंसर आया, -1, तो एक तो आंसर मेरा -1 आया। फिर 0 पे एग्जैक्ट आंसर 0 ही आ रहा है, तो 0 आया एक आंसर। दूसरा यहाँ पर फिर पूरे में आंसर 1 आ रहा है, तो सिर्फ 3 ही आ रहे हैं आंसर। ऐसे कोई रेंज में नहीं आ रहा है कि 0 से लेके 1 तक के बीच के नंबर, सिर्फ 3 ही नंबर आंसर में मिल सकते हैं, या तो -1 मिलेगा, या 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा। तो यही मेरी रेंज है, सिर्फ 3 नंबर ही इस बार रेंज है। अभी तक जो रेंज आ रही थी बहुत लंबी वो आ रही थी, जैसे सबसेट था पूरा R-A, या R आ रही थी या ये आ रही थी, इसमें सिर्फ 3 नंबर है रेंज में, या तो ये आंसर होगा या ये या ये। तो इनका जो सेट बन रहा है यही मेरी रेंज है, -1, 0 और 1 की। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, यहाँ देखो कुछ एग्जांपल से देखते हैं। चलिए देखो, अगर मैं क्या करूँ 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू पिक करूँ, उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। 1 से लेके 2 के बीच में जो भी नंबर आप लोगे उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कोई नंबर देखो यहाँ पे 1.56, अगर कोई बड़ा नंबर दे दो 1.76, सबका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जो उससे छोटे में सबसे पास में इंटीजर होगा वही आंसर होगा, ठीक है। जैसे नंबर लाइन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो छोटा इंटीजर लेना है उससे। देखो 1.76 से अगर मैं पीछे हो जाऊंगा, सबसे पहले कौन सा इंटीजर आएगा, 1 आ जाएगा। कोई भी नंबर उठाओ, जैसे यहाँ पे देखो 1 पॉइंट तो 5 से भी छोटा है, 1.3 ले लेता हूँ इसको। 1.3 से पीछे हो जाऊंगा तो कौन सा इंटीजर पहले आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर सोचो, यहाँ पे क्या नंबर होगा हमारा, 2 पॉइंट सपोज 4 है, तो इससे पीछे हो जाओ जो भी पहले इंटीजर आ जाएगा,
वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूंगा तो इसका 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, कोई भी नंबर आप उठाओ उससे छोटे में जो भी पहला इंटीजर आपको मिलेगा वो आंसर होता है। 1.3 का आंसर 1 होगा। तो यहाँ देखो, अगर मेरे पास कोई नंबर है 1.00001, बहुत छोटा नंबर है, मतलब 1 के बहुत करीब में है, यहाँ पे 1.001, इसका आंसर कितना आएगा 1। ऐसे में 2 के बहुत पास तक चले जाऊँ, जैसे क्या है 1.99999, इसका भी आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि पीछे वो आना है, जैसे ये नंबर ले लिया, इससे छोटे में सबसे पहले कौन सा इंटीजर आएगा, ये 1 आ रहा है, इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में कोई भी आप नंबर लोगे आंसर कितना आएगा 1 आएगा। सेम ऐसे ही 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे, 0.0001 से लेके 0.99999 तक, इन सबका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा। इससे छोटे में सबसे पहला इंटीजर 0। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदर भी आप समझ गए होंगे, इसके बीच में भी कोई भी इंटीजर होगा, कहाँ से कितना आएगा 2 आएगा। अब ये तो हो गई इंटीजर के बीच की बात। अगर इंटीजर की बात करें तो जो इंटीजर होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो खुद ही होता है। अगर 2 की बात करूँगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा 2। तो अगर इंटीजर होता है तो आंसर वही इंटीजर आ जाता है। अगर वो इंटीजर नहीं है, अगर वो इंटीजर के बीच का नंबर है, तो उसके छोटे में जो भी इंटीजर पहले आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये ऐसे देखो 0 1 2 ऐसे भी, चलो डेफिनेशन देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। एफ फंक्शन में R2 आ रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट लगे होंगे, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है, एस एलिमेंट ऑफ आर है। तो इसका मतलब क्या है, ये समझा रहा है क्या है, सच डेट द वैल्यू ऑफ दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अगर कोई भी जी में ऐसे एक्स के अंदर है, तो सबसे बड़ा इंटीजर जो उससे छोटा है या इसी के बराबर है। मतलब जैसे देखो, अगर मैं 2 की बात कर दूं, तो 2 तो 2 के बराबर, 2 के बराबर या 2 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। देखो, अगर 2 की बात करूं, 2 के बराबर और इससे छोटे इंटीजर क्या है, देखो 1 0, तो 2 के बराबर तो 2 ही है, तो इंटीजर ये खुद ही होगा। इससे छोटे में और इसके बराबर में इंटीजर, अगर ये खुद इंटीजर है तो वही होगा। लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है, जैसे वो कितना है 2.54 है, तो अब वो क्या बोल रहा है, क्या वो लेस देन हो लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर। अब 2.54 से छोटे इंटीजर के क्या होते हैं, देखो 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, ऐसे बहुत सारे इंटीजर हैं 2.54 से छोटे। इन इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो तो 2 ही है। जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि आप इससे पीछे को जाओ, जो पहले इंटीजर आ जाए, क्योंकि इधर इतने सारे इंटीजर हैं तो उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर तो यही है ना जो सबसे पहले आएगा। अगर आप पीछे को जा रहे हो तो मतलब आप उससे छोटे इंटीजर ढूंढ रहे हो, और जो पहले आएगा वो इन छोटे इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर होगा। ठीक है, ये ऐसे समझो, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ऐसे मैंने कोई नंबर उठाया है, बीच का नंबर, सपोज यहाँ 3 है, ये कोई नंबर उठाया, ये मेरा 2.34। अब मैं कह रहा हूँ इससे पीछे का जो पहले इंटीजर मिल जाए। ठीक है, इसके पीछे वो बहुत सारे इंटीजर हैं, जो सबसे पहले आ रहा है वो इन इंटीजर में सबसे बड़ा है, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, या फिर इक्वल टू, जब बराबर हो तब के लिए हो, अगर बराबर नहीं है तो लेस देन। ठीक है, अगर एग्जैक्टली एक्स इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर लेस देन वो नंबर। जैसे 2.5% इतने सारे इंटीजर हैं, तो सबसे बड़ा इंटीजर इनमें से, छोटों में से सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इक्वल टू वाले इस केस हटा दूँ, 2/2 ही आएगा, इक्वल टू वाला केस हटा दूँ, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। एक्स से छोटे जो भी इंटीजर हैं उनमें से सबसे बड़ा वाला इंटीजर छांटना है हमको, वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर होता है, वही हमारी डेफिनेशन भी लिखी है। और इक्वल के केस में या तो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो, तो बराबर वाले केस में हम सीधे 2 का आंसर 2 ही ले लेंगे। बाकी केस में उसके छोटे में सबसे पहले जो आता है, फिर उससे छोटे में से सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, और वही हमारी डेफिनेशन है। क्लियर है डेफिनेशन समझ के? चलो अब इसका एक काम करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर डेफिनेशन समझ में आ रही है तो ध्यान देखो, मैं क्या कह रहा था, जब मेरा एक्स क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करता हूँ, वैल्यूज क्या आएंगी, यहाँ देखो, जब मेरा एक्स क्या है, एक्स 0 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0, 0.1 की वैल्यू कितनी आएगी 0 ही आएगी, ऐसे ही 0.999 की वैल्यू कितनी आएगी 0 ही आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 ही आएगी। जब 1 होगा एग्जैक्टली
तब 1 वैल्यू आएगी, लेकिन 1 से पहले पहले कोई भी नंबर उठा लो 0 और 1 के बीच में, सब में आंसर कितना आएगा? 0। तो इसका आंसर 0 आ रहा है कब? जब x कहाँ से कहाँ तक है? x 0 से x 1 के बीच में है। अगर 1 से छोटा है 1 नहीं देना है। अब 0 के बराबर होगा तब भी 0 आएगा, लेकिन 1 के बराबर होगा तो 1 आ जाता है, लेकिन 1 से पहले 1 से छोटे के लिए आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। सेम ऐसे ही 1 से लेके 1 जब बराबर है और 1 से बड़ा है और 2 से थोड़ा छोटा होना चाहिए 1.99, तब तक आंसर 1 आते रहेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही 2 में क्या होगा? 2 आंसर कब आएगा? 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो, लेकिन 3 से छोटा हो। ठीक है, 3 के इक्वल नहीं, जैसे 3 के इक्वल होगा आंसर 3 बन जाएगा। 2.9999 तक आंसर 2 ही आते रहेगा, 2 से लेके 2.999 तक आंसर 2 ही आते रहेगा। नेगेटिव में देखते हैं, देखो तो यहाँ पर हम ऐसे सोच रहे हैं, जैसे देखो अगर मैं आपसे ऐसे होगा 2.93 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप सिंपली क्या होगे? 2 आएगा, यार इंटीजर आपने उठा दिया। ठीक है, नेगेटिव में लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ता कि जो यहाँ पे होल नंबर लिखा है उसको उठा दिया सीधे, वो इसलिए क्योंकि हमें डेफिनेशन के हिसाब से ही चलना है। चलो देखो कैसे, ये 1 है, ये -1 है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ से एक नंबर उठाता हूँ 0.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आता है? सिंपली ये वाला नंबर उठा लो 0। लेकिन अगर मैं नेगेटिव में एक नंबर उठाऊँ यहाँ पे माइनस का 0.5, अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछूँ तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 0 नहीं आएगा, ये वाला नंबर नहीं उठाना है इस बार। पता है क्यों? कि इस नंबर से छोटे में सबसे पहले इंटीजर कौन सा आएगा? तो -1 आ रहा है, इसका आंसर -1 है। सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर -1.5 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? छोटे में पीछे को जाने से सबसे पहले आएगा -2, -1.5 का आंसर कितना आएगा? -2। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? ये -1 में एक और माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे अगर कोई बोले -3.75, इसका आंसर कितना आएगा? सिंपल में बिना देखे बोल सकता हूँ -4। इससे छोटा इंटीजर उठाना होता है हमको, इस नंबर से छोटा इंटीजर, क्योंकि -3 अगर मैं बोलूँगा वो तो इससे बड़ा इंटीजर हो गया। तो वो -3.75 का आंसर इधर इस तरफ -3 है, इस तरफ -4 है। हमको स्मॉलर ग्रेटेस्ट इंटीजर उठाना है, लेकिन लेस देन नंबर होना चाहिए, नंबर से छोटा। अगर मैं 3 बोलूँगा, 3 इससे बड़ा नंबर है, डेफिनेशन होती है छोटा होना चाहिए, तो -4 छोटा है। ठीक है, नेगेटिव में ऐसे होता है। तो डेफिनेशन सेम है, हम पिक छोटा ही कर दें, ठीक है, लेकिन वो देखने में ऐसा लगता है कि हमने बड़ा नंबर ले लिया है, मैग्नीट्यूड में एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है उसकी। ठीक है? तो यहाँ देखो, अगर मैं क्या करूँ निगेटिव की बात करते हैं, वो -1 हमको कब आंसर मिलेगा? -1 मिलेगा हमको, यहाँ देखो 0 से छोटा नंबर होना चाहिए और -1 के बराबर ऐसे। तो 0 -1 उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं सही है, -1 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, -1 से 0 के बीच में आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। सेम ऐसे -2 आंसर कब आएगा? ये हमारा होगा -2 के बराबर हो और -1 से छोटा हो। ठीक है, ये टेबल क्लियर है कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? तो इस हिसाब से अब देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस हिसाब से अब एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। अभी 0 ले लो, अभी सपोज 1 ले लो, तो देखो 0 पे आंसर कितना आएगा? जब 0 एग्जैक्टली इंटीजर के बराबर है तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है सपोज, 1 पे आंसर कितना आता है? इंटीजर का आंसर इंटीजर ही आता है, 1 पे 1 ही आएगा, यहाँ से ऊपर चले जाएगा ये नंबर। 2 की बात करूंगा तो अगर 2 पे आंसर कितना आएगा? 2 पे 2 ही आता है, ऊपर चले जाएगा ये। अब मैं बीच में नंबर की बात करता हूँ, 0 से 1 के बीच में नंबर क्या होंगे? देखो 0.1, 0.2, 0.3 या 0.55 जो भी है, 0.99999 तक, यहाँ तक आंसर 0 ही आते रहेगा। तो ये 0 पे तो 0 है ही, यहाँ पर आंसर बेशक 0 ही है, जब तक हम 1 पे नहीं पहुँच जाते। जैसे ही 1 पे पहुँचेंगे सीधे आंसर 1 पे चला गया। इसका मतलब 1 पे क्या है? 1 पे आंसर देखो, ये लाइन जो यहाँ पे आ रही है ये यहाँ पे नहीं है, इसकी वैल्यू ये खाली छोड़ना पड़ेगा।
ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर हमने सर्कल को ऐसे भर रखा है तो इसका मतलब वो वैल्यू वहाँ पर है। ये खाली छोड़ रखा है, इसका मतलब 1 पे इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है उसकी वैल्यू? वो ऊपर है, वो 1। तो ये 0 तो हाँ, जब तक 1 के पास था 0.999 तक, तब तक तो इसकी वैल्यू 0 थी। जैसे ही 1 पे पहुंचे सीधी इसकी जंप वैल्यू यहाँ कर ली। अब 1 और 2 के बीच में को नंबर क्या होते हैं? 1.1, 1.23, 1.57, 1.99999। इन सब की वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। तो अब ये यहाँ पर 1 थी, ये बढ़ते 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 ये 1 ही रहेगी, 1 ही रहेगी। जब तक 2 के बहुत करीब है हम, तब तक ये 1 ही रहेगी। जब तक 2 पे खाली छोड़ रखा है, इसका मतलब 2 पे वैल्यू इतनी नहीं है, 1 नहीं है। 2 के पास तक वैल्यू इसकी 1 है, जैसे ही 2 पे पहुंचते इसकी वैल्यू यहाँ जंप कर गई। फिर ये वैल्यू ऐसे 2 ही रहेगी जब तक हम 3 तक नहीं पहुंच जाते। 3 के पास तक इसकी वैल्यू 2 रहेगी, जैसे ही 3 में पहुंचेगी इसकी वैल्यू 3 पे जंप पड़ जाएगी। ये फिर अगली लाइन यहाँ बनेगी ऐसे। ठीक है, नेगेटिव पे ट्राई करते हैं, देखो। ठीक है, देखो जैसे ही इसे छोटे आएंगे, ठीक है, देखो -1 पे वैल्यू कितनी रहेगी? -1 पे तो वैल्यू -1 रहेगी। इसके बीच में -0.5 के लिए यहाँ से क्या आएगा? छोटे में सबसे बड़ा ये -1 ही आएगा। यही वैल्यू रहेगी इसकी, -1 रहती है। यहाँ पे लिखा भी है इन सब के लिए वैल्यू। -0.5 के लिए आंसर कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आएगा। सब -1 आएगा सिर्फ यहाँ तक। यहाँ पे खाली रहेगा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, 0 पे इसकी वैल्यू -1 नहीं है, लेकिन 0 से थोड़ा सा पहले माइनस का 0.00000001 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये जो बहुत पास पहुंच गया ये 0 के, लेकिन नेगेटिव में है तो इसके यहाँ से -1 आता है। ठीक है, एक स्टेप और इधर को बढ़ा लेते हैं, -2। इसके बीच में जो भी वैल्यू है सबका आंसर कितना आएगा? -2 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? -2 आएगा ऐसे। लेकिन इस पर्टिकुलर वैल्यू पे इसकी वैल्यू यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेयर्स ऐसे बन गई, सीढ़ी जैसी बन गई है ग्राफ के। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर है?